वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एनडीए में जो इंग्लिश आती है उसके सिलेबस के बारे में और उसकी कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता है। कभी कभी जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या है, उनका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो जो है बच्चों, ग्रामर और उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उसके बाद है आपका ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। इस तरह से 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। ग्रामर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैं लेटेस्ट जो 2 साल का आपका पेपर है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो दो साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है एनडीए का। तो आपने देखा होगा कि उसमें ग्रामर से 10 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद सिनोनिम से 10 क्वेश्चन, एंटोनिम से 10 क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन, और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस से 10 क्वेश्चन। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो एनडीए का पेपर हो रहा है उसमें जो इंग्लिश में क्या हो रहा है कि जो पैसेज और क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, आते थे पहले पैसेज और क्लोज टेस्ट पूछा जाता था, लेकिन अब पिछले 2 साल से पैसेज और क्लोज टेस्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल पढ़ना बंद कर दें, ऐसा नहीं है, उसको भी पढ़ते रहें, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस पर आपको ज़बरदस्त तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं, जबकि ग्रामर से 10 क्वेश्चन आता है, यानी 40 मार्क्स का आता है आपका ग्रामर से, और जो वकैब का सेक्शन होता है उससे आते हैं 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 120 नंबर का जो होता है वो वकैब का सेक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर आज हम उसी चीज़ को लेकर आए हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है, एक कैसे इफ़ेक्टिव तैयारी करें। आप जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें, फालतू चीज़ों को पढ़ना आप लोग बंद कर दें, ठीक है। तो वही चीज़ हम इंग्लिश का जो सिलेबस है, ठीक है, उसी को दिखाएंगे आज कि कैसे आपको कहाँ से किस तरह से पढ़ना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ग्रामर का पैटर्न है वो क्या है। ग्रामर का पैटर्न आप देख सकते हैं। जो ग्रामर है यहाँ से 50 क्वेश्चन टोटल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 50 होते हैं, जिसमें से जो ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब ग्रामर से जो 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो ग्रामर के लिए आपको पूरा का पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट वर्गीमेंट है, आर्टिकल्स है, कंडीशनल सेंटेंस है, टाइम एंड टेंस है। पिछली बार आपने देखा होगा कि कंडीशनल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो, राइट। कंडीशनल सेंटेंस कभी कभी एक्टिव पैसिव, हालांकि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इसमें नहीं पूछता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक्टिव पैसिव और नरेशन ये जनरली आपका एयरफोर्स और नेवी एसएसआर वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया था, स्पॉटिंग एरर में भी एक क्वेश्चन डाला था जो नरेशन से था। स्पॉटिंग एरर में जो क्वेश्चन आया था वो नरेशन से था। टोल्ड के बाद टू लगाकर क्वेश्चन दिया गया था, जबकि टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, राइट। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ग्रामर का जो सेक्शन है, तो ग्रामर के जो सेक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले हम लोग ग्रामर के सेक्शन पर आएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्रामर का जो ये है 10 क्वेश्चन के लिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो ये जान लें बच्चों कि जो ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर के सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरह से आते हैं। पहले इसको हम लोग देखेंगे। जो ग्रामर का सेक्शन है इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से आते। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, लेकिन उनका पैटर्न क्या है। जैसे ग्रामर से जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ग्रामर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो बनेगा वो स्पॉटिंग एरर का होता है। किसका होगा? स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। और इसके बाद होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। ये 3 तरह से क्वेश्चन
बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ग्रामर से पूछे जाते हैं। पिछले 2 साल से ज़्यादातर सिर्फ स्पॉटिंग एरर ही पूछ रहा है। 2020 में हालांकि फिल इन दी ब्लैंक से भी क्वेश्चन आया था, और जो फिल इन दी ब्लैंक्स के से क्वेश्चन आता है वो जनरली प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है कि जहाँ से स्पॉटिंग एरर से भी क्वेश्चन आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो मेरे कहने का मतलब जो स्पॉटिंग एरर है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसकी वेराइटी क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग पहले इसको समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? स्पॉटिंग एरर में जैसे अगर हमने बोला, इस तरह से क्वेश्चन दिया, हमने बोला कि अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इसके बाद है यहाँ पर नो एरर लिखा है। ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं। ये ऑप्शन ए है, और ये ऑप्शन बी है, और ये ऑप्शन सी है, और इसके बाद ऑप्शन डी है। ये इसको स्पॉटिंग एरर कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी है, और इसके बाद नो एरर है। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, जहाँ पर गलती है उसमें टिक लगाओगे। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही लिखा हुआ है, तब आप किस में टिक लगाओगे? तब नो एरर में टिक लगाओगे, यानी तब जो आपका ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए, अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इज होगा यहाँ पर, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, इस तरह से टिक लगाओगे। ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, राइट। किसका क्वेश्चन है? स्पॉटिंग एरर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर में, ठीक है। शूज वैसे प्लूरल होता है, लेकिन जब ये पेयर ऑफ लग जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक से कैसे आएगा? जैसे हमने लिखा, फिल इन दी ब्लैंक से कैसे आएगा? ही लिव्स दी फिफ्थ फ्लोर, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रहा है इन, बी में दे रहा है ऑन, डी में दे रहा है इनटू, और डी में दे रहा है एट, ठीक है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन है। फिल इन दी ब्लैंक्स में ग्रामर से इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको फिलअप करना होगा। तो ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, बी इज द राइट आंसर, ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। तो ये फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। और स्पॉटिंग सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी देखें। जैसे हमने बोला इस तरह से, आई हैव गिवन हर मेनी वर्क्स, ऐसे फिर अंडरलाइन कर दिया। ए में हमने दिया, ए में दिया है मेनी वर्क्स, यहाँ पर है ए में है वर्क्स, बी में है सम वर्क्स, सी में है मच वर्क्स, और डी में है नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई हैव गिवन हर मेनी वर्क्स। अब वर्क ध्यान दीजिएगा, वर्क जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? अब देखिए मच किसके साथ आएगा? ध्यान दीजिएगा, जो मच होता है बच्चों, जो मच होता है वो किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ना तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर देखिए वर्क का प्लूरल बना दिया, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सम वर्क का प्लूरल बनाया, नहीं हो पाएगा। मच वर्क्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मच वर्क्स, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ले आइए। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये इस तरह से लिखा है, मच वर्क लिखा हुआ है, मच वर्क, ठीक है। और डी में करा नो इम्प्रूवमेंट, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर।
आई हैव गिवन हर मच वर्क, क्योंकि मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है इसलिए ये होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्क का प्लूरल बन गया इसलिए गलत है, यहाँ पर भी वर्क्स का प्लूरल बना है गलत है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो क्या होगा, मच वर्क। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आते हैं, राइट। किस में आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वर्क का प्लूरल नहीं बनता है और वर्क के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इस तरह से क्वेश्चन ग्रामर से होंगे, और जो ग्रामर के टॉपिक होंगे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर ग्रामर के जो टॉपिक होंगे, यहाँ से देखिए ग्रामर सेक्शन को हम दिखा रहे हैं। ग्रामर सेक्शन का जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होती है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, उसके बाद फिर यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पढ़ोगे आप लोग। एडवर्ब, उसके बाद वर्ब प्रेपोजिशन। ठीक है, वर्ब प्रेपोजिशन। ठीक है, उसके बाद वर्ब प्रेपोजिशन के बाद फिर क्या, कंजंक्शन, फिर क्या होगा, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ये सब ग्रामर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आप लोगों का क्या, क्वेश्चन टैग्स, आर्टिकल्स, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन। ठीक है, ये सब ग्रामर के सेक्शन हैं। सारा ये सारा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से ग्रामर से आएगा। और ये जो टॉपिक है बच्चों, जो ग्रामर, जैसे आपने नाउन पढ़ा, अब नाउन में आपको ये देखना है कि नाउन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूछे जाते हैं, इस पर फोकस करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो एकेडमिक लेवल पर आपने नाउन पढ़ा है बस उतना पढ़ के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, वहाँ ऐसे थोड़ी आएगा कि नाउन की डिफिनीशन लिखिए या नाउन के काइंड्स लिखिए, नाउन कितने प्रकार का होता है, ऐसा नहीं। वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, वो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो ग्रामर होता है, मेन ग्रामर है, वो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया था। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा किसका, ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर के सेक्शन को आपको, जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन में डायरेक्ट तो नहीं पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन स्पॉटिंग एरर में यहाँ से क्वेश्चन बच्चों पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पॉटिंग एरर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आइडिया इसका भी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम आएंगे वर्ड पावर की। अगर हम बात करें, यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या है, देखिए वर्ड पावर का जो सेक्शन है आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड पावर का सेक्शन है, वर्ड पावर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 क्वेश्चन ये आता है, 10 क्वेश्चन ये आता है, 10 क्वेश्चन ये आता है। यानी जो वर्ड पावर का सेक्शन होता है बच्चों, आप कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन वर्ड पावर का होता है। और 30 में अगर आप लोग 30 में जो है 30 में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 नंबर, जो 120 नंबर होता है ये किसका होता है, ग्रामर का, वकैब का सेक्शन होता है। तो अभी जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसमें वकैब का वेटेज ज़्यादा है। आप देखेंगे वकैब का वेटेज वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो वकैब पर आप लोग ज़्यादा फोकस करें। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि हम वकैब को तैयार कैसे करें। वकैब, हाउ टू प्रिपेयर वकैब फॉर NDA। तो ध्यान दीजिएगा, आप वकैब जो NDA का वकैब है या CDS में जो आता है, आप कह सकते हैं कि लगभग सेम ही होता है। और आपने देखा होगा कि जो NDA और CDS में पूछा जाता है
एंटोनिम सिनोनिम्स, वो सेंटेंस में वर्ड को डालकर दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सिनोनिम्स बताइए या इसका एंटोनिम्स बताइए। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जब देता है तो सेंटेंस की मीनिंग क्या कह रही है, मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर मार्क करना होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी वर्ड ले, जैसे हमने लिया पुअर, अब पुअर का मतलब सिर्फ गरीब ही नहीं होता है, पुअर का मतलब गरीब तो होता है, गरीब के साथ साथ खराब भी होता है। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमजोर भी होता है, राइट। तो आप देखोगे कि वो वर्ड जो है सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है। जैसे पुअर का अगर खराब के सेंस में यूज होगा, और सपोज करिए कि पुअर का हमने एंटोनिम्स पूछ लिया, अपोजिट पूछ लिया, तो वहां पर पुअर का जो अपोजिट बोलोगे, एंटोनिम्स बोलोगे, वो अब रिच नहीं बोलोगे, क्योंकि पुअर को हमने खराब के सेंस में यूज किया है। तो पुअर का मतलब वहां पर जो एंटोनिम्स होगा वो गुड होगा। क्या होगा? गुड का सेंस देगा, क्योंकि पुअर को हमने खराब के सेंस में यूज किया है, क्योंकि पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमजोर भी होता है, पुअर का मतलब गरीब भी होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है सेंटेंस में। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंस नहीं समझ पाते हैं, तो सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है कि उस वर्ड को जो सेंटेंस में डाला गया है उसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पैसेज जब आते थे तो पैसेज में भी वर्ड सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को डाल दिया जाता था और उसको पूछा जाता था। ठीक है, तो चीजों के एक करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग, शब्दों का सही प्रयोग बच्चों ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप लोग वकैब को एक अच्छा खासा वकैब बिल्डअप करिए। और वकैब बिल्डअप कैसे करेंगे? एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर लिया करें, उसमें से आप 10 वर्ड को सेलेक्ट कर लिया करें, उसको अपनी डायरी में नोट करें और उसको डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी मीनिंग मिलेगी आपको, और उसको नोट करिए, उस पर 2-4 सेंटेंस भी बनाइए। क्योंकि जब होता ये है कि आपने देखा होगा कि जब आप हार्ड वर्ड तैयार करते हैं तो अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। हार्ड वर्ड को अगर आपने याद किया है तो उस पर कुछ सेंटेंस भी बनाइए, उसको बोलिए। अगर नहीं बोलोगे तो आपके दिमाग से वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में ही आप कैट मीन्स और एलिफेंट ये सब का मतलब याद किया था। एप्पल मीन्स सेब, कैट बिल्ली, एलिफेंट हाथी। ठीक है, अब आज तक याद करने की अब जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक बार पता है। अब वो चीज़ें क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते रहते हैं, इसलिए ये चीज़ें नहीं भूलते। लेकिन हार्ड वर्ड चूंकि आपने याद करके छोड़ दिया है, उसको आप कभी यूज ही नहीं कर रहे हो, आप यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए वो दिमाग से धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, हट जाती है। बोलिए, तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो भी कोई अच्छा वर्ड मिले तो उसको बोलिए, उस पर 2-4 सेंटेंस बनाइए। ठीक है, और अपनी डायरी में वर्ड को नोट करिए। इस तरह से जो वकैब आप बिल्डअप करेंगे ये बहुत इफेक्टिव वकैब होगा। और इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर आता है, कोशिश करिए कि आप लोग जो हिंदू न्यूज़पेपर आता है दी हिंदू, वो बहुत बेस्ट न्यूज़पेपर है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदू सबसे अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है, खासतौर पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वकैब जब न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ोगे, इसलिए न्यूज़पेपर की रीडिंग रोज़ करना चाहिए। और जब रोज़ आप पढ़ोगे तो जो वर्ड होते हैं वो आपके दिमाग से टकराते रहते हैं, तो आप भूल नहीं पाओगे जो, क्योंकि आप शब्दों को यूज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे साफ हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा वहाँ से। और मार्केट में और बहुत सारी बुक्स आती हैं। हमारे यहाँ जो कोचिंग हमारी चलती है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने वर्ड पावर के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक निकाला है, आप लोग उसको ले सकते हैं। और उसमें देखेंगे कम से कम 2500 से ज़्यादा, मतलब 3-4 हज़ार के लगभग उसमें वर्ड वकैब, अच्छे अच्छे वकैब दिए गए हैं। आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और उसमें एक वर्ड के जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होते हैं वो भी दिया गया है। और अल्फ़ाबेटिकली आपको मिलेगा ABCD से कितने वर्ड बनते हैं, इस तरह का जो है। ठीक है, तो इसको और कम से कम कोशिश करिए कि आप लोग 5000 से लेकर 7000 तक वकैब को तैयार करना है। ध्यान दीजिए, 5000 से लेकर 7000 तक अच्छे अच्छे वर्ड। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड को तैयार करिए, उसके बाद देखेंगे इतने में आपका काम चल जाएगा जो है। ठीक है, और कोशिश करिए कि शब्दों का सही प्रयोग, कैसे एक शब्द का फंक्शन, जैसे आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में क्या होता है कि एक वर्ड को कम से कम 1-2 पेज में वो देता है। इसका मतलब है कि उस वर्ड को कई तरह से वो कहीं न कहीं रिलेट कर रहा है।
ठीक है, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है तो उसकी जितनी मीनिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपका एक अच्छा खासा वोकैब बिल्डअप होगा। और ये काम आप रोज करेंगे जो है, सुबह मैं तो ये कहूँगा कि सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ कर दीजिए, जो है 2 घंटे वोकैब पर रोज फोकस करें। सुबह मॉर्निंग में उठिए, दिमाग शांत भी रहता है, उस समय याद करने वाला वोकैब वाला काम जरूर करें। आप लोग रोज नियम बना लीजिए और 1-1.5 घंटे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका वोकैब भी बिल्डअप होगा, आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा। ठीक है, देश दुनिया में हो क्या रहा है इससे भी आपको जानकारी मिलेगी। जीडी वगैरह जो होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उससे रिलेटेड आपको बर्निंग इशू पर जो है टॉपिक भी मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की जानकारी लेना बच्चों पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब टाइम आ गया है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। वो हार्ड स्टडी वाला पहले वाला ज़माना गया, इसलिए टाइम के अनुसार और अकॉर्डिंग टू पेपर, कैसे आपका पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ये नहीं, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट मेहनत तो बहुत करता है लेकिन वो राइट डायरेक्शन में राइट अप्रोच के साथ तैयारी नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से वो स्टडी भी कर रहा है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हार्ड जो स्टडी का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना एकदम एक्टिव रहिए और स्टडी जो है वो देश दुनिया में हो क्या रहा उससे भी आपको परिचित होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा एसएसबी वगैरह में जब जीडी वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अगर आपको अच्छे टॉपिक क्लियर नहीं रहेंगे तो वहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो रिटर्न के साथ साथ आपको बहुत सारे और जगह भी आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो वोकैब और कोशिश करिए, मार्केट में वैसे भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज वगैरह की मार्केट से भी बुक्स बहुत आती हैं, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर आप वास्तव में एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर के साथ साथ आपको वोकैब पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। 120 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो वोकैब का होता है, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज होता है। उसके बाद आपका जो आएगा वो ग्रामर का सेक्शन होता है। ग्रामर के सेक्शन में से 10 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का। और जो एक और आता है बच्चों, पता होगा आप लोगों को, ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है वर्ड को अरेंज करके आपको सेंटेंस बनाना होगा, और दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसमें सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो आपके एग्जाम में जनरली मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से ज़्यादातर वही आता है, क्या, ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। 10 क्वेश्चन होते हैं, नंबर मार्क्स जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है और बहुत ही आसान होता है। PQRS के नाम से भी ये जाना जाता है। और CDS में तो दोनों आता है। CDS में आपका ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस भी आता है और सेंटेंस अरेंजमेंट भी आता है। लेकिन आपके एग्जाम में जनरली क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। और जिसको S1 S6 कहते हैं यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, वो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उसको भी आपको पढ़ना है। क्या पता हो सकता है पूछ ही लिया जाए। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि CDS के एग्जाम में क्या हुआ था, जो पेपर अभी उसका रिजल्ट आया है फाइनल, तो CDS में क्या हुआ था कि एक पेयर वर्ड करके नया चीज़ें डाल दी गई है, पेयर ऑफ वर्ड। ठीक है, पेयर वर्ड जो होते हैं उसको नया चीज़ उसमें ले आकर रख दिया गया। तो इसलिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हर चीज़ों पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ छोड़िए मत, क्योंकि कंपटीशन का जो दायरा होता है वो जितना सिलेबस है उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए पैसेज और क्लोज टेस्ट हालांकि बच्चों नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसेज नहीं पढ़ोगे, क्लोज टेस्ट नहीं सॉल्व करोगे, उसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से भी पैसेज में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस आता है 10 नंबर का 10 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स का, उसमें अगर आप चाहोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। और वो क्या कैसे करोगे, आपको प्रैक्टिस पर वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर सिलेबस है, तो ये तो पता हो गया कि 50 क्वेश्चन ग्रामर से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, और उसके बाद पैसेज, क्लोज टेस्ट। देखिए यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, पैसेज और क्लोज टेस्ट यही दो चीज़ फिलहाल अभी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने वेटेज दिखाया है, बोलिए, यहाँ पर हमने वेटेज दिखाया है, वेटेज ऑफ इंग्लिश आउट ऑफ 50 में कैसे क्या सेक्शन है। तो आप देखेंगे बड़ा जो ग्राफ बन रहा है, जो वेटेज बन रहा है लगभग इक्वल वेटेज है। यहाँ पर देखेंगे ग्रामर का भी जो है 20 क्या है, ग्रामर का भी कितना है, ग्रामर से यानी नंबर आपको कितना 20% ये भी है, 20% सिनोनिम्स है, 20% एंटोनिम्स है, 20% इडियम्स एंड फ्रेजेज है और 20% ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस है। यानी ये जो 5 आइटम्स दिए हैं 1 2 3 4 5 लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन सबका आपको इक्वल मिल रहा है। बोलिए, इक्वल नंबर यानी सब में का नंबर वही उतने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ग्रामर से, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन एंटोनिम, 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस और 10 क्वेश्चन ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एक इफेक्टिव तैयारी। अच्छा, बच्चों क्या करते हैं, प्रैक्टिस की जैसे बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस भी आप अच्छी बुक से करें। ऐसा नहीं कि आप कभी कभी क्या करते हैं, फालतू क्वेश्चन को आप करते रहते हैं। देखिए, एक पहली बात तो क्या करिए, जब ग्रामर का सेक्शन उठाइए तो ग्रामर में पहली बात तो सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन टाइम एंड टेंस कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब में जीरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, ये सब टॉपिक पहली बात क्लियर हो। और आपका जब टॉपिक क्लियर हो जाए तो कम से कम 15 या 20 साल में का जो क्वेश्चन इंडिया में पूछे गए हैं, 15 से लेकर 20 साल के जो पिछले पेपर हैं उसका क्वेश्चन जरूर आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे ये आइडिया लगेगा आपको कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और हो सके तो जिसे सीडीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने क्वेश्चंस को उनको भी देखा करें, क्योंकि जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और मैक्सिमम जैसे कुछ बुक्स आती हैं हमारे यहाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की भी बुक है, ग्रामर की जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक आती है उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ RS अग्रवाल की बुक आती है जो जिसमें सेट दिए गए हैं। ठीक है, एक एक सेट में 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन है, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए। और जो आपका एंटोनिम सिनोनिम्स है उसमें आप देखोगे एंटोनिम सिनोनिम्स के सेट दिए गए हैं, तो वो जितने सेट दिए हैं एक एक सेट में 50 क्वेश्चन हैं, तो उस सेट को भी सॉल्व करिए, उसको याद करिए, लर्न करिए, दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि देखिए एक कंसेप्ट बना के चलिए कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं उसमें कम फोकस करना है, क्योंकि आपको ओवरऑल सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ठीक है, और अपने पैटर्न के अनुसार स्ट्रेटजी पर को आगे बढ़ाएंगे। जब तक एक अच्छी रणनीति तैयार नहीं करेंगे तब तक दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आपका पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि स्मार्ट स्टडी करें, एक्टिव स्टडी करें और जो चीज़ें पढ़ें उसको तैयार रखें। कभी कभी हम आप क्या करते हैं कि चीज़ें बहुत पढ़ते हैं लेकिन तैयार नहीं हो पाती, पता चला पेपर में आया आप नहीं कर पाए, अब वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए जितना पढ़िए उतना कंसेप्ट उसका एकदम तैयार होना चाहिए। और वकैब, देखिए वकैब का जो सेक्शन होता है एंटोनिम सिनोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसका एक ही इलाज है कि अगर बच्चों याद रहेगा तो वो आप 100% करोगे, अगर नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाएगा, वो गलत होगा ही होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जब उसमें आप टाइम देंगे तो देखेंगे, जब एक होता नहीं कि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। जैसे अगर हम क्रिकेट है, एक क्रिकेट के बारे में सारी चीज़ें बता दें लेकिन आपको खेलने न दें और डायरेक्ट जब मैच शुरू हो तब हम आपको भेजें खेलने के लिए, तब दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए प्रैक्टिस करने से दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है, क्योंकि होता ये है कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी बच्चे हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। इसलिए ऐसे नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी,
टाइम मैनेजमेंट का मतलब एक आपका स्पीड होनी चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड के साथ, बहुत स्लो भी नहीं और बहुत फास्ट भी नहीं। और दूसरा एक्यूरेसी, कि हम गलत क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना है। ये कब सही होंगी, जब आप प्रैक्टिस रूम पर अपने घर पे रूम पर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लैरिटी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक इफेक्टिव तैयारी आप लोग करें जो है, और आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यही इस चीज़ को हम वो बताने का मेरा मकसद यही था कि आपको किस तरह से जो करंट पिछले 2 साल से पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न यही है और इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी थोड़ा बहुत पैसेज और क्लोज टेस्ट भी कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि उसको एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, क्या पता हो सकता आ ही जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से एक राइट अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे तो 100% आप इस बार जो पेपर होने जा रहा है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो आज का जो ये सिलेबस का हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद हम टॉपिक को भी मैं लेकर आऊँगा कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है पढ़ने लायक, आपके एग्जाम के लायक क्या चीज़ें हैं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करना है। तो जैसे हम लेकर आएंगे जो है सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। और सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में कौन कौन से रूल ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कौन कौन से ज़्यादा रूल इंपॉर्टेंट है उसको बताऊंगा। प्लस जैसे जब नाउन पढ़ाऊंगा, आगे नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक लेवल पर जैसे पढ़ते थे बस वैसे पढ़ के अगर छोड़ दोगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी, तब एग्जाम में दिक्कत आएगी, क्योंकि एकेडमिक का लेवल अलग है और कॉम्पिटिटिव का लेवल अलग है। तो अब आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, एकेडमिक के अकॉर्डिंग अब नहीं चलना है, क्योंकि चीज़ों को बहुत गहराई से हमको समझने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। आप इसको क्लास नहीं कह सकते हो, बल्कि आप कह सकते हो कि ये जो डिस्कशन हुआ है, सिलेबस का पैटर्न का डिस्कशन हुआ है, आज तो हमने ये दिया है। कल से जो क्लास रहेगी वो हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।